साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोज़ को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन है यहाँ पे, धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आगे बोला है कि इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में बदला जाता है। तो हमें बताना है बेलन की ऊंचाई। अब गौर से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा। जब भी किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाएगा उस केस में दोनों का आयतन समान होगा। जैसे यहाँ पे गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया है, यानी गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा, समान होगा। अगर मान लीजिए किसी शंकु को पिघला करके कोई घन बनाया जाए उस केस में शंकु का आयतन बराबर घन का आयतन होगा। कहने का मतलब है कि जब भी किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला जाएगा उस केस में दोनों का आयतन समान हो जाता है। अब यहाँ खोखला गोला है तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। यह होता है आपका खोखले गोले का आयतन। और जब भी क्वेश्चन आपका खोखले गोले से होगा तो दो त्रिज्या आपको मिलेगा। बड़ी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से और छोटी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से दर्शाएंगे। यह किसका आयतन होगा, खोखले गोले का आयतन होगा। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए धातु का खोखला गोले का देख लीजिए, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यानी स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और कैपिटल आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों के बेसिस पर आप इस खोखले गोले का आयतन निकालिए। तो कितना हो जाएगा आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो पहले हम करेंगे 5 का क्यूब। स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो फिर हम करेंगे 3 का क्यूब। यह हो गया आपका खोखले गोले का आयतन। और यह जो खोखला गोला है उसका आयतन किसके बराबर होगा, तो बेलन में कन्वर्ट किया है तो बेलन के बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो देख लीजिए बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो पाई आर स्क्वायर इंटू इसका ऊंचाई, बेलन का हमें ऊंचाई बताना है। ऊंचाई को हम क्या मान लिए, एच मान लिए। गोले का त्रिज्या, दोनों त्रिज्या पता है लेकिन बेलन का त्रिज्या पता है, हमें बेलन का ऊंचाई पता करना है। और ऐसे क्वेश्चन में ना ऊंचाई देता तो यहाँ पे त्रिज्या पूछता, त्रिज्या दिया है तो हमसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। देख लीजिए दोनों जगह पाई है तो सबसे पहले तो पाई से पाई को कैंसिल करिए। ओके, आगे देख लीजिए 4/3 इंटू 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। 125 में से 27 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 98 बराबर इधर है आपका 49 इंटू एच। अब इसको सोल्व करिए, 49 से काटिए, 49 दूना 98 हो जाएगा, 2 चौके 8, 8/3। यही वैल्यू किसका हो गया, एच का। और एच क्या माने थे, एच माने थे हम लोग बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपका हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो यहाँ जो आंसर आपका आएगा वह भी किस फॉर्म में आएगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लीजिए खोखले बेलन का जो आयतन होता है, यह तो खोखले गोले का आयतन है। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यह होता है खोखले बेलन का आयतन। और यह क्या है आपका, यह है आपका खोखले गोले का आयतन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह आपका रिकरिंग से है। हमें p/q के रूप में इस संख्या को चेंज करना है, रूपांतरित करना है। ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट में हम लोग रिकरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी इस तरह से डाटा लिखा रहे 0.777 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा। या फिर ऐसे 0.8787 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा। या फिर इस तरीके से 0.4777 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इन सब को देख लीजिए, यहाँ पे जो भी है डाटा आपका सब रेकरिंग के फॉर्म में है। दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए तो वह क्वेश्चन आपका रेकरिंग का कहा जाएगा।
तो यहाँ दशमलव के बाद बार बार कौन आया है, 7 आया है। तो जीरो को तो अपनी जगह पे रखेंगे, दशमलव को अपनी जगह पे रखेंगे। जो संख्या बार बार आया है उसको क्या करना है, एक बार लिखना है और इसके ऊपर यह बार का सिंबल आप लगा दीजिए। इसका मतलब यह होता है कि यह संख्या जो है वह बार बार आया है। ठीक है, इस सिंबल का बस एक ही मतलब है कि यह संख्या क्या है, बार बार आ रहा है। आगे चलिए, अब यहां से देखिए रेकरिंग हटाने का तरीका यह होता है कि रेकरिंग के सवाल में अगर पॉइंट के पहले जीरो होगा तो पॉइंट जीरो से कोई मतलब नहीं, और अगर एक संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना होता है तो बट्टा में 1 9 लिखते हैं, और अगर दो संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना होता है तो बट्टा में 2 9 लिखते हैं। तो यहाँ एक संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 1 9 लिखेंगे, यानी कि 7/9। तो यह जो आपका संख्या है वह या तो इस फॉर्म में मिलेगा या फिर इस फॉर्म में मिलेगा। इन दोनों का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में आ जाइए, 0.878787 है तो हम 0. जो बार बार आया है उसको एक बार लिखिए। देखिए 8 7 के बाद डॉट डॉट है, मतलब लगातार आया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे रेकरिंग, क्योंकि यह दोनों संख्या बार बार आया है। आगे देख लीजिए, रेकरिंग के सवाल में पॉइंट के पहले जीरो तो पॉइंट जीरो से कोई मतलब नहीं। इस बार दोनों के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो दोनों के बट्टा में क्या लिखेंगे, 87/2 संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे। तो 87/99 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, 3 से दोनों वैल्यू को काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीसरे क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है 0.477, 0.4 देख लीजिए। 4 तो आपका वैसे भी एक ही बार आया है, बार बार कौन आया है इसमें, 7। तो इस बार आपको ध्यान से ना रेकरिंग केवल 7 के ऊपर डालना है। ठीक है, 4 रिपीट नहीं किया है, देख लीजिए 4 तो एक ही बार आया है, रिपीट कौन किया है, 7। तो रेकरिंग किसके ऊपर जाएगा, 7 के ऊपर। अब केवल इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरा का पूरा रेकरिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे मामला क्या है कि देखिए कुछ संख्या के ऊपर रेकरिंग है और कुछ के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग वाले सवाल में अगर कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करना यह है कि पूरे को आप संख्या मानिए। पूरे को क्या मानना है, पूरे को संख्या मानना है। तो संख्या हो गया हमारा 47। ठीक है, पूरे को हम संख्या मानेंगे और इसमें से उसको हटा लीजिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 4 को इसमें से हटा लीजिए, यानी कि 4 को क्या करना है, घटा लेना है। कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो, उस केस में पूरा को संख्या मानेंगे और उसमें से उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9। तो देखिए एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, और साथ में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 भी देना है। तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। ठीक है, 47 - 4 क्या होगा, 43। तो 43/90 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा बट्टा में उतना 9, और जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा बट्टा में हम उतना 0 भी देंगे। क्लियर। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएगा 1.3, 3 के ऊपर रेकरिंग, मतलब 3 बार बार आया होगा, इसको सोल्व करना है। तो अब से पहले जो भी क्वेश्चन था दशमलव के पहले क्या मिलता था, 0। इस बार दशमलव के पहले 1 है तो 1 को अपने जगह पे रहने दीजिए, दशमलव के स्थान पर आप दे दीजिए प्लस। वैसे भी दशमलव का मतलब प्लस होता है, जैसे 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.5, जोड़ के देख लीजिए इतना ही वैल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के स्थान पर हम लिख देंगे प्लस। बाकी देख लीजिए, बाकी इस तरफ जैसे सोल्व करते हैं सोल्व करिए। 3 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो 3/9 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 × 9, 1 + 1/3, 1.1/3 लग सकते हैं या फिर 4/3, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर दशमलव के पहले कोई संख्या है तो कुछ नहीं करना है, दशमलव के स्थान पर केवल प्लस करना है, बाकी तो रेकरिंग दशमलव के बाद ही होता है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है आपका गौर से देखिएगा, 0.037 और रेकरिंग किसके ऊपर है इस क्वेश्चन में, रेकरिंग है केवल 3 7 के ऊपर। यही आपका क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, तीनों के ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसके लिए 37/999 मत लिख लीजिएगा। रेकरिंग किसके ऊपर है, केवल इसके ऊपर है। तो क्वेश्चन किसका बना, कुछ के ऊपर रेकरिंग है और कुछ के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे। तो संख्या हो जाएगा हमारा 037, पूरा को संख्या माने, दशमलव के बाद जो भी वैल्यू है पूरा को संख्या माने, और इसमें से उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। तो रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर नहीं है, तो हम क्या हटा लेंगे, 0। बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग उतना 9। तो 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे, और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0। 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। सवाल तो आपका यही बना ना कि कुछ के ऊपर रेकरिंग है और कुछ के ऊपर रेकरिंग नहीं है।
देख लीजिए। तो इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, पूरा को संख्या मानते हैं, इसमें से उसको घटाएंगे जिसके ऊपर एक रिंग नहीं हो, चाहे वह 0 हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी संख्या रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तरीका हमारा हर डाटा के लिए यही होगा। वो अलग बात है कि आप देख के समझ गए कि ऊपर में 37 ही होगा। अब बट्टा में 2 के ऊपर एक रिंग है तो 2 9, और 1 के ऊपर एक रिंग नहीं है तो बट्टा में 1 0। वैसे भी इस पार्ट को आप कभी मत देखिएगा, रेकरिंग हमेशा दशमलव के क्या होता है, बाद में होता है। तो दशमलव के पहले देख लीजिए एक, अच्छा इस दशमलव के पहले हम कोई कितना भी 0 डालेंगे उससे कोई फर्क इस डाटा के ऊपर नहीं पड़ता है। अब सोल्व करिए, ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका हो गया 37 और बट्टा में कितना 990, तो 37 बट्टा 990 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है वह आंसर होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। गौर से समझिएगा, आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होता क्या है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारा कोई एक सर्कल है और यह दूसरा सर्कल है, ठीक है। अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे है कि दोनों को स्पर्श करता हो तो यह कहलाएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे। तो यह जो रेखा है वह इस वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है और इस वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है, तो यह कहलाएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्योंकि दोनों में है, ठीक है। कॉमन कहलाएगा, कॉमन टेंजेंट कहलाएगा क्योंकि दोनों में है। साथ में देख लीजिए यह सीधा है कि तिरछा, सर यह तो सीधा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या सीधी को अनुस्पर्श भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनुस्पर्श रेखा भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा गौर से देखिएगा, इसके अलावा एक स्पर्श रेखा हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं। देख लीजिए यह भी स्पर्श रेखा है जो दोनों का है, इस वृत्त का भी है और इस वृत्त का भी है, तो यह भी क्या कहलाएगा, यह भी कहलाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तिरछी, क्योंकि तिरछा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या फिर तिरछी को ही अनुप्रस्थ बोला जाता है। अनुस्पर्श का मतलब होता है सीधा और अनुप्रस्थ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है तिरछा। तो हमें इस तिरछे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई इस क्वेश्चन में बताना है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अनुस्पर्श, यहाँ पे अनुप्रस्थ का मतलब आप समझ गए, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ अगर इस वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कहलाएगा इनके केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, और इनके केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी को हम डिनोट करेंगे किससे, डी से। केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। जो एक वृत्त होगा उसकी त्रिज्या को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से। जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर से, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से। तो क्या क्या आपको मिलेगा क्वेश्चन में, दोनों वृत्त की त्रिज्या पता होगा और इसके बीच की दूरी पता होगा तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, या फिर दोनों त्रिज्या पता होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई पता होगा तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी पूछेगा। इस बार क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है, हमें क्या बताना है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो गौर से देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। फॉर्मूला देखिएगा, अगर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, गौर से देखिएगा, वह फॉर्मूला है आपका √d², ठीक है, डी मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यह हो गया किसके लिए, सीधी के लिए। इसके अलावा अगर तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना हो ना, किसका, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा, तो बस एक काम आपको करना है, क्या करना है, d² माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तिरछा वाला में क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है, ठीक है, प्लस कर देंगे तिरछा वाला में और माइनस कर देंगे किस में, सीधा वाला में। बीच में d² के बाद हमेशा माइनस ही होगा, लेकिन एक बार दोनों आर को जोड़ेंगे घटाएं और एक बार घटाएंगे। घटाएंगे कब, सीधा वाला में घटाएंगे, और जोड़ेंगे कब, तिरछा वाला में हम लोग जोड़ेंगे। क्लियर। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन में आइए, क्या दे रखा है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं कैपिटल आर का मान 4.5 और स्मॉल आर का मान 3.5। आगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है 6।
और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना 6। तो देख लीजिए तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर, पूछा क्या है उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी डी का मान पूछा है, तो डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। तो आर प्लस आर करिए, 4.5 में 3.5 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 हो जाएगा। देखिएगा जरा सा, 4 3 7 1 8, 8 होगा ना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आगे अगर रूट हटाते हैं तो इस तरफ का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस हटाएंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर क्या है इधर डी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस वाले का रूट हो जाएगा। 64 और 36 कितना 100, 100 का वर्गमूल 10, डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, डी का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 10। यही डी निकालना था हमें, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी पता करना था, आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 2 फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप सीधी और तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप सोल्व कर सकते हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है यहाँ पे यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि किया जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा। देखिए अंश में कितना वृद्धि कर रहा है 50%, तो अंश जो है अपने मूल राशि के 150% के बराबर हो जाएगा, और हर में 80% की वृद्धि कर रहा है तो हर अपने मूल राशि के 180% के बराबर हो जाएगा। बस सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 3 से काटेंगे 3 छक्के 18, यानी 5/6 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/6 भाग के बराबर। यदि अंश में हम लोग वृद्धि करें 50% का और हर में वृद्धि करें 80% का, उस केस में भिन्न क्या हो जाएगा अपने मूल भिन्न के 5/6 के बराबर। बस हमें इतना ही करना था। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के शून्य है, शून्य है कहने का मतलब इसके सॉल्यूशन है, हल है। वैसे भी कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है उसके सॉल्यूशन को हम लोग अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं, और अल्फा माइनस बीटा का मान 1। देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है। हम लोगों को निकालना क्या है m का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, क्या हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है -5 है, तो -5/a का वैल्यू क्या है x² के गुना में कुछ नहीं तो 1, यानी कि 5 आगे आपका किसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a से दर्शाते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b से दर्शाते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग c से दर्शाते हैं। और मूलों का गुणन योगफल क्या होता है -b/a, तो -b का मान -5/a के जगह 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आ गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़िए, अगर जोड़ते हैं इसको तो इससे अल्फा प्लस बीटा का भी मान, अल्फा का भी मान निकलेगा और बीटा का भी मान निकलेगा। हमने पहले भी एक तरीका बताया है, जैसे अल्फा का मान क्या होगा दोनों के योगफल का आधा, तो 5 और 1 6, 6 का आधा कितना 3, और बीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों के अंतर का आधा, 5 और 1 में अंतर कितना का है 4 का, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका है, अगर a प्लस बी का मान दे और a माइनस बी का मान भी दे, तो a का मान पूछे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और b का मान पूछे तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। जैसे देखिए a प्लस बी का मान है 18, ठीक है, और a माइनस बी का मान है 6, तो a का मान पूछेगा तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 18 6 24/2 12 हो जाएगा, और b का मान पूछेगा तो क्या करेंगे दोनों को घटा करके 2 से भाग, 18 - 6 12/2 यानी 6 हो जाएगा। यानी प्लस वाला का वैल्यू पूछेगा तो जोड़ के 2 से भाग, और माइनस वाला का तो घटा के 2 से भाग। तो a प्लस बी a माइनस बी है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है, तो अल्फा का मान दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, बीटा का मान दोनों को घटा करके 2 से भाग। आगे अब देखिए, आगे देखिए हमें m का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, यही तो होता है, मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a होता है। तो मूलों का गुणनफल निकालिए, c का वैल्यू क्या है m और a के जगह 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से m हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे m हो जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, अल्फा इंटू बीटा यही ना, तो अल्फा का तो मान दे रखा है ना क्वेश्चन में 3, और बीटा का मान कितना 2, तो अल्फा के जगह 3 बीटा के जगह 2 लिखिए, बराबर c के जगह वैल्यू यहाँ पे क्या है m है, बट्टा a के जगह वैल्यू क्या है 1 है,
तो m बट्टा 1 यानी इधर कितना रह जाएगा m, और इधर कितना हो जाएगा 6, तो m का वैल्यू आपका यही 6 हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग पुट कर लिए, अल्फा का मान 3 निकला है, बीटा का मान 2 निकला है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 6 होगा, बराबर c बाई ए, तो c का मान m है और a का मान 1 है, मतलब m का वैल्यू यहाँ से क्लियर आपका हो गया। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 7 क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे बोला है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc, तो 3 गुने a के जगह माइनस बी गुना b के जगह 13 और गुना c के जगह कितना होता है 7 होता है। जब भी कोई डाटा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में देगा तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, कब लिख सकते हैं? जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हम इतना लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। तो चेक कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है कि नहीं। तो -20 प्लस 13 प्लस 7 करिए 0 आ जाएगा, 13 7 20 में -20 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम इसके बदले में 3abc लिख सकते हैं। अब सबको गुना करिए, देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका गुणन 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, 91 गुने 3 कितना हो जाएगा? अगर 91 दुना यहाँ पे देख लीजिए 91 दुना 1 का डबल 2 हो जाएगा, 9 दुना 18 हो जाएगा, यही तो होगा 1820। तो 3 गुना माइनस 1820 होगा, यानी माइनस 18 तिया 54 5460, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विकल्प सी 3abc बस हमें कर लेना था, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ जाता। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला दिया गया त्रिभुज ABC समरूप है DEF का, यह जो है वह समरूपता का सिंबल है। त्रिभुज ABC किसके समरूप है? DEF के। तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज हो गया हमारा ABC, और यह जो त्रिभुज ABC है ना, यह समरूप है किसके? DEF के। यह DEF के समरूप है। समरूप कहने का मतलब बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होगा। दोनों त्रिभुज अगर दिखने में बिल्कुल एक जैसा हो तो यह कहलाएगा समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। संगत भुजा किसको बोलेंगे? जैसे देख लीजिए AB का भुजा जो AB है, इसका संगत भुजा कौन होगा? इधर से DE हो जाएगा। गौर से देख लीजिए, सेम जगह पे बाएं तरफ AB है, यहाँ भी बाएं तरफ वाला भुजा कौन है? DE, तो AB का संगत भुजा DE हो गया। उसी तरीके से BC का संगत भुजा कौन हो जाएगा? BC का, सर BC का संगत भुजा EF हो जाएगा, ठीक है। तो BC बट्टा EF बराबर AC का संगत भुजा क्या हो जाएगा? AC का संगत भुजा DF हो जाएगा। तो संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है कब? अगर दो त्रिभुज समरूप है तो। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू 12.5 कितना दे रखा है? 12.5 दे रखा है। इसके अलावा EF का वैल्यू कितना है? EF का वैल्यू 10 है। इसका मतलब देख लीजिए क्या है, BC बट्टा EF का मान निकाल सकते हैं। तो BC के जगह क्या लिखेंगे? 12.5, और EF के जगह क्या लिखेंगे? EF के जगह हम लिखेंगे 10। यही रेशियो सबका होगा। BC बट्टा EF का जो रेशियो होगा वही रेशियो AB बट्टा D का भी होगा और AC बट्टा DF का भी होगा, क्योंकि संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है। तो इसका रेशियो पता है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सब क्या होगा? यही होगा। यानी इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो 0, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। तो संगत भुजा का रेशियो कितना है? 5/4 है। हमें क्या बताना है? इसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25/16 आपका आंसर हो जाएगा। संगत भुजा का रेशियो पता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल के लिए सिर्फ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है और आपसे भुजा का अनुपात पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 5/4 यही इसके संगत भुजा का रेशियो होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि संगत भुजा में रेशियो 3:7 का दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल में 16 अनुपात यहाँ पे ना 49 का अनुपात दे रखा है क्षेत्रफल में, तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? वर्गमूल कर लीजिए 4:7, यानी भुजा का रेशियो पता होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल का रेशियो, और क्षेत्रफल का रेशियो पता होगा, वर्गमूल करेंगे तो भुजा का रेशियो। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
2x प्लस 3y बराबर प्लस 11 बराबर 0 और 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर 0 संपाती रेखाओं को निरूपित करता है, तो k का मान क्या होगा। देखिए संपाती रेखाओं को यह दोनों इक्वेशन कब निरूपित करेगा, तभी करेगा जब a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के बराबर हो c1 बट्टा c2 के। ऐसा होगा तभी रेखा संपाती होगा, और संपाती का मतलब होगा दोनों एक ही लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तभी तो बोलेंगे ना कि संपाती है। और संपाती होने पे सॉल्यूशन कितना हो जाता है, अनंत सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अनंत हल बोलता है या संपाती बोलता है, दोनों का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 a2 किसको मानेंगे, पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान बट्टा दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a2 का मान बराबर जो y के गुना में होगा वह b1 का मान। तो पहले इक्वेशन में y के गुना में 3 है और दूसरे इक्वेशन में y के गुना में k है, बराबर जो कांस्टेंट होगा वह c का मान। तो पहले इक्वेशन में c का मान 11 और दूसरे इक्वेशन में c का मान 33। पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान, ठीक है, जो y के गुना में होगा वह b1 का मान और जो कांस्टेंट होगा वह c1 का मान, और जो दूसरे इक्वेशन में होगा उसको हम लोग 2 से दर्शाएंगे। अब क्या है यहाँ पे कि यह तीनों आपस में बराबर है, तो आप क्या करिए कि किसी दो को बराबर करके k का मान निकाल लीजिए। किसी दो को, तीनों आपस में बराबर है तो हमें k का मान चाहिए, तो किसी दो को बराबर करेंगे, या तो इसके साथ इसको बराबर करेंगे, k वाला तो रहेगा ही तभी तो k का मान निकलेगा। तो या तो हम पहला दूसरा को बराबर कर दे या दूसरा तीसरा को। तो अभी हम पहला दूसरा को बराबर करते हैं, तो 2/6 बराबर 3/k तो हम लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है भी। सोल्व करिए इसको, 2 तिया 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 तिया 9 बराबर के, यानी यहाँ से k का मान कितना आ गया 9, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस दोनों को भी बराबर करके चेक कर सकते हैं। 3/k बराबर हम क्या लिख सकते हैं 11/33 लिख सकते हैं। सोल्व करिए, 11 तिया 33 क्रॉस मल्टीप्लाई k का वैल्यू 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9, तो k का वैल्यू 9 आ गया। तो कोई दो को बराबर करके हम लोग k का मान निकाल सकते हैं। बस हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि दो रेखाएं संपाती तब होती है जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से हमने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ग्रुप डी स्पेशल 2022 के अंदर प्लेलिस्ट का नाम है ग्रुप डी स्पेशल 2022, उसके अंदर इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अगला देख लीजिए, सीआई से क्वेश्चन है, बोला एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाता है तो कितने साल में 4 गुना होगा। 8 वर्ष में देख लीजिए क्या हो रहा है, 8 साल में ना, 8 साल में 2 गुना हो जा रहा है। तो हमें यह बताना है कि कितने साल में 4 गुना होगा, ठीक है, कितने वर्षों में या कितना गुना हो जाएगा 4 गुना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, गौर से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन सीआई में भी पूछा जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी और साधारण ब्याज में। यह क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चीज कि समय को हम t1 t2 से दर्शाएंगे। पहला समय t1, दूसरा समय t2, और जिसके साथ गुना लगा रहेगा उसको n1 n2 से दर्शाएंगे। तो n1 का वैल्यू 2 है और n2 का वैल्यू 4 है। अब तरीका देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या होता है। तरीका यह होता है कि n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा, हम t1 में उतना से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे क्या निकल जाएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे तो t2 निकल जाएगा। ठीक है, क्या है कंडीशन, ध्यान से समझिएगा। n1 का पावर जितना देने से n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे t2। तो 2 का पावर कितना रखने पर 4 आएगा, सर 2 का पावर 2 रखने पर 4 आएगा, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 16 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, n1 का पावर जितना देने से n2 आएगा, हम t1 में उतना से गुना करेंगे तो t2 आ जाएगा। तो 2 का पावर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 8 में 2 से गुना करिए, 16 वर्ष। इसमें कभी कभी उल्टा भी समय दे देगा, यह पूछेगा कि 8 वर्ष में 2 गुना तो 16 वर्ष में कितना गुना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, t1 में जितना से गुना करने पर t2 आएगा, n1 का पावर उतना रखने पर n2 आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 6000 और 7000 के बीच का वह संख्या ज्ञात करिए जो 12, 21, 32 और 18 प्रत्येक से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बाई ऑप्शन। ठीक है, हमें एक ऐसा संख्या चुनना है जो 12 से कटे। तो 12 से वही संख्या कटेगा जो 3 और 4 दोनों से कटे। तो सबसे पहले हम 3 से कटने वाली संख्या देखते हैं। 3 से वही संख्या कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो 6, 4, 10, 8, 18 यह संख्या 3 से कट जाएगा। 6, 6, 12, 4, 16 अंकों का योग 16 है, यह 3 से नहीं कटेगा। 6, 4, 10 और 18 यह संख्या 3 से कट जाएगा। 6, 4, 10 यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। केवल एक संख्या से चेक किए तो पता लग गया कि 3 से कटने वाला 2 ऑप्शन यहाँ से क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। आगे चलिए, मन ही मन इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब 4
4 से देख लीजिए, यह दो संख्या 3 से नहीं कटेगा तो कभी भी 12 से भी नहीं कटेगा। 3 से वही कटेगा, 12 से वही कटेगा जो 3 और 4 दोनों से कटे। तो 3 से ही नहीं कट रहा है तो फिर 12 से तो नहीं कटेगा। आगे चलिए, 4 से वही कटता है जिसका अंतिम दो अंक 4 से कटता है, तो देख के लग रहा है कि यह 4 से कट जाएगा। अब 21 से चेक करिए, 21 से वही कटेगा जो 7 और 3 से कटे। 3 से तो चेक करिए चुके हैं, 7 से चेक करिए, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 6 42, 7 चौके 28, यह आपका 7 से कट रहा है। इसके आंसर होने के चांस है। इसको देखिए, 7 9 63, 1 18, यह वाला 7 से नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन आप हटा चुके हैं, तो एकमात्र जो ऑप्शन आपका बचा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ ही सेकंड का समय लगेगा आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।